10th के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बायो विद अकबर सर के साथ उपस्थित हैं और मैं जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता है 3 नंबर 3.5 नंबर का और 100% 2-2 नंबर की दो परिभाषाएं बनती है, मतलब ये 7.5 नंबर का चैप्टर पूछा जाता है। क्लास 10 में बायो 25 नंबर की आती है आपकी, बहुत मतलब लंबा मार्किंग इसके द्वारा होती है। तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट आपके सामने कर रहा हूँ उसका नाम है मानव अनुवांशिकी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परिभाषा आती है इसमें वंशागति या आनुवांशिकता को परिभाषित करना है। आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी से बता दूं, टीचर्स आनुवांशिकता और आनुवांशिकी को एक ही समझते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं और आनुवांशिकता जो आती है इसको हम प्रमुख रूप से हेरिडिटी कहते हैं। विशेष तौर पे याद रखना, जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है और आनुवांशिकी को जेनेटिक्स। कई बार मैंने देखा है बच्चों को, उनसे पूछते हैं जब परिभाषा, आप आनुवांशिकता को परिभाषित करने का कार्य करिए, तब वो परिभाषा बताते हैं, आनुवांशिकता की परिभाषा बताएंगे कि वही क्रिया जिसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, इस क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ये एकदम परफेक्ट परिभाषा है। लेकिन कभी पूछ लिया जाए आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तब भी बच्चा यही परिभाषा बताता है कि आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की क्रिया। गलत हो गई परिभाषा। देखिए, जब आपसे आनुवांशिकता की परिभाषा पूछी जाए या वंशागति की परिभाषा पूछी जाए तब आप परिभाषा बताएंगे वही क्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत पहुंचाने का कार्य किया जाता है, इस क्रिया को हम वंशागति या आनुवांशिकता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद यदि आपसे कभी परिभाषा पूछ ली जाए आनुवांशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो विशेष तौर पे याद रखिएगा आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पाए जाने वाले आनुवांशिक विशेषक, आनुवांशिक विशेषक का मतलब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जीन के अध्ययन का कार्य करेंगे, तथा जनक, जनक मतलब पाए जाने वाले वे जीव जो अपने समान संतान को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जनक के नाम से जानते हैं। और संतति में आनुवांशिक समानताएं, मतलब एक ही माता पिता की संतानें लक्षणों में किस प्रकार से समान है, किस प्रकार से प्रमुख रूप से भिन्न है, इनके अध्ययन का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो परिभाषा मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। सबसे पहली परिभाषा है वंशागति आनुवांशिकता की परिभाषा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की क्रिया जो होती है, इस क्रिया को वंशागति आनुवांशिकता की क्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी परिभाषा में ये वंशागत लक्षण या आनुवांशिकीय विशेषक। तो एक चीज विशेष तौर पे याद रखिएगा, वंशागत लक्षण जो हमारे हैं वह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला वंशागत लक्षण जो होता है वो जीन होता है। क्या होता है, जीन। गुणसूत्र के ऊपर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यही जीन जो होते हैं, यही आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत प्रमुख रूप से गुणसूत्र के माध्यम से पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। याद रखिएगा, जीन आनुवांशिक लक्षण की एक मूलक इकाई है, एकक इकाई है। इसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, परंतु किस माध्यम से, जब पूछ लिया जाए किस माध्यम से पहुंचता है, तो याद रखिएगा गुणसूत्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का क्या करता है, कार्य करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा आती है आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकी लिखा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक विशेषकों की वंशागति तथा जनक और संतति में आनुवांशिक समानता और विभिन्नता के अध्ययन का कार्य किया जाता है। जीव विज्ञान की इसी शाखा को हम प्रमुख रूप से आनुवांशिकी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नोट, एक नंबर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है ये सारे नोट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विशेष तौर पे याद रखना है। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था, बैटसन था। आनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को प्रमुख रूप से आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अगले नोट में आइए, लिखा है आनुवांशिकीय एकक या जीन की खोज किसने की थी। देखिए, आनुवांशिकीय एकक ही किसको कहते हैं, जीन को कहते हैं। तो जीन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो था जॉनसन। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से यह बताया था कि जीवों में पाए जाने वाले आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए गुणसूत्र पर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। पाई जाने वाली इन संरचनाओं को हम प्रमुख रूप से जीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चौथी परिभाषा में आइए, विभिन्नता के बारे में बात करेंगे। विभिन्नता देखिए,
देखिए विभिन्नता के बारे में, विभिन्नता का मतलब क्या होता है, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता। वी मतलब हो गया विविध प्रकार की, भिन्नता का मतलब हो गया पाया जाने वाला अंतर। जीवों में जो अलग अलग प्रकार का अंतर उपस्थित रहने का कार्य करता है, इसको हम प्रमुख रूप से विभिन्नता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। परिभाषा लिखिए, जीवों में रंग, रूप, आकार, संरचना के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नता को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विभिन्नता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जीवों में पाई जाने वाली यह विभिन्नता आनुवंशिक लक्षण के आधार पर भी होती है, वातावरण के आधार पर भी होती है। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांटने का कार्य किया जाता है। एक होती है दैहिक विभिन्नता, या इसको हम कहते हैं वातावरणीय विभिन्नता। दैहिक मतलब होता है शरीर की विभिन्नता, जीव जिस वातावरण में रहता है। देखिए जैसे वेस्ट इंडीज में रहने वाले लोग जो होते हैं वो आपने देखे होंगे, उनके काला एकदम चेहरा होता है, घुंघराले बाल उपस्थित रहते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं। भारत में रहने वाले जो लोग जो होते हैं वह प्रमुख रूप से रेड इंडियन कहलाते हैं, या प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अलग अलग स्वरूप के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो प्रत्येक जीव जिस वातावरण के अंतर्गत रहने का कार्य करता है, उस वातावरण के जीव के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो भिन्नता होती है, उसको हम प्रमुख रूप से विभिन्नता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि सपोज दैट कि प्रमुख रूप से मान लीजिए कि कोई एक पिता है, उसकी 2 संतानें प्रमुख रूप से राम और श्याम होती हैं। राम को ललितपुर में पढ़ाने के लिए छोड़ देता है और श्याम को प्रमुख रूप से अमेरिका पढ़ाता है। तो श्याम जो अमेरिका में पढ़ रहा है उसके अंतर्गत कौन सा कल्चर आएगा, अमेरिका का कल्चर आएगा ना, वो इंग्लिश बोलेगा, उसी हिसाब से चलने फिरने खाना पीने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जबकि पाए जाने वाला जो प्रमुख रूप से लड़के को हमने ललितपुर में रखने का कार्य किया है, वो ललितपुर के अकॉर्डिंग प्रमुख रूप से अपने एटमॉस्फेयर के आधार पर प्रभावित होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यहाँ पे किसने प्रभाव डाला, वातावरण ने पाए जाने वाली जीव को प्रभावित करने का कार्य किया। तो यही विभिन्नता जो होगी, इसी को हम प्रमुख रूप से वातावरणीय विभिन्नता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके द्वारा हमें रंग पर, रूप पर, आकार पर, संरचना पर, आनुवंशिक लक्षणों पर प्रमुख रूप से प्रभाव होता है। यही प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भिन्नता जो होती है, इसको हम प्रमुख रूप से विभिन्नता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यही विभिन्नता दैहिक विभिन्नता के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। दूसरी होती है जननिकी या वंशागति या जर्मिनल विभिन्नता। तो जीवों में जब आनुवंशिक लक्षण के आधार पर, जननिकी मतलब जो माता पिता से लक्षण प्राप्त होने का कार्य कर रहे हैं, वंशागत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, जर्मिनल मतलब जो जर्म से, जर्म मतलब हमारे प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, उसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले लक्षण है, उसके लक्षण प्रमुख रूप से जब पहुंचने का कार्य करें। परिभाषा बहुत सिंपल है, सीधी लिखी हुई है, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या जीनी संरचना में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली भिन्नता को हम प्रमुख रूप से जननिकीय भिन्नता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपने देखा होगा एक ही माँ बाप की संतानें एक जैसी नहीं होती। जुड़वा भाई बहन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूं, कक्षा 12 के टॉपिक में देखने को मिलता है। जीवों के अंतर्गत पाया जाने वाला डीएनए जो होता है वह 99.5% तक पाए जाने वाले, पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जीवों का डीएनए कैसा होता है, एक ही जाति के जीवों का डीएनए कैसा होता है, समान। जैसे मनुष्य है ना, तो मनुष्य जो पूरी दुनिया में पाए जाएंगे उनका 99.5% डीएनए एकदम समान होगा। केवल 0.5% जो डीएनए बदलता है ना, उससे हमारे रंग, रूप, संरचना, आकार में सब में क्या आ जाता है, परिवर्तन आने का क्या करता है, कार्य करता है। अगली चीज जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो है मेंडल का जीवन परिचय। देखते हैं मेंडल के जीवन परिचय को 5 मिनट में याद करा दूंगा, देख लो केवल आप बस। बहुत सिंपल, टेक्निकल, छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल लाइन से लाइन मिला दे, पूरा बन जाएगा। मेंडल के जीवन परिचय में आते हैं तो मेंडल का जन्म सन 1822 में, 22 जुलाई सन 1822 में एक माली परिवार के अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से इनके जन्म का क्या हुआ, कार्य किया गया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के पश्चात यह ब्रून के मठ में पादरी के पद पर प्रमुख रूप से तैनात हुए। इसके पश्चात इन्होंने अवकाश के समय में अपने ही मठ में, जब इनको अवकाश मिलता था, मठ मतलब जो चर्च होता है, गिरजाघर होता है, उसमें ये पादरी के पद पर प्रमुख रूप से क्या हुए, नियुक्त हुए। जब अवकाश का समय होता था, खाली समय होता था, तो ये मीठी मटर या उद्यान मटर में के पौधों के मध्य में संकरण का क्या कराते थे, कार्य कराते थे। जब मीठी मटर के मध्य में इन्होंने प्रमुख रूप से 8 वर्ष तक प्रमुख रूप से इनके मध्य में संकरण का कार्य कराया, और 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात इन्हें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कुछ सिद्धांतों की क्या हुई, प्राप्ति हुई, जिन्हें सन 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से क्या किया गया, जाना गया। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को ब्रून शहर में चलने वाली एक बहुत छोटी सी पत्रिका जिसका नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये बहुत पूछा जाता है, विशेष तौर पे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल ने अपने नियमों को किस पत्रिका के अंतर्गत
प्रकाशित करने का कार्य किया। तो बहुत सिंपल सी पत्रिका का नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये ब्रून में चलने वाली एक छोटी सी पत्रिका थी, जिसके अंतर्गत मेंडल ने 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात जो अपने नियमों को बनाने का कार्य किया, उनको प्रमुख रूप से प्रकाशित करने का क्या किया था, कार्य किया था। लेकिन दुर्भाग्य था बेचारे मेंडल का, दुर्भाग्य बेचारे मेंडल का ये था कि उस समय डार्विन के द्वारा दिया गया जो मत था कि जीवों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से किस प्रकार से हुई है, डार्विन ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने का कार्य किया था विकासवाद का, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि प्रत्येक जीव प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्रत्येक जीव पर वातावरण का प्रभाव होता है और वातावरण के प्रभाव के कारण प्रत्येक जीव में परिवर्तन होने का कार्य करता है। परिवर्तित वातावरण में जो जीव प्रमुख रूप से जीवित बने रहने का कार्य करते हैं वो जीवित बने रहते हैं, नहीं तो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से अन्य जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बेचारे इनका बड़ा दुर्भाग्य था कि जिस समय प्रमुख रूप से आनुवांशिकता के लक्षणों को इन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया, उस समय डार्विन के द्वारा दिया गया सिद्धांत जो था वो बहुत चरम सीमा पर था। सारे वैज्ञानिकों का ध्यान प्रमुख रूप से डार्विन की तरफ था, मेंडल के नियमों के ऊपर किसी का ध्यान प्रमुख रूप से गया ही नहीं। फिर 35 वर्ष की अल्पायु में प्रमुख रूप से मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और मृत्यु के 16 वर्ष के बाद, विशेष तौर पर याद रखिएगा, मृत्यु के 16 वर्ष के बाद हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के पाए जाने वाले शेरमार्क और जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने मेंडल के नियमों का प्रमुख रूप से अलग अलग रूपों से अध्ययन करने का कार्य किया और मेंडल के प्राप्त होने वाले इन नियमों को मेंडलिज्म का क्या दिया गया, नाम दिया गया। या याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ह्यूगो डी व्रीज, शेरमार्क और कार्ल कोरेंस ने मेंडल के नियमों को किस शब्द के द्वारा प्रदर्शित करने का कार्य किया, मेंडलिज्म कहा था। मेंडलिज्म का मतलब मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के नियम, विशेष तौर पर याद रखिएगा। ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है। कौन कौन से वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी और उसे मेंडलिज्म का नाम दिया था? हॉलैंड के निवासी कौन, ह्यूगो डी व्रीज थे, ऑस्ट्रिया के निवासी शेरमार्क थे और जर्मनी के कौन थे, कार्ल कोरेंस। इन्होंने प्रमुख रूप से मेंडल के नियमों का क्या किया, अध्ययन किया और उसे प्रमुख रूप से मेंडलिज्म का क्या दिया, नाम दिया। इस प्रकार से प्रमुख रूप से मेंडल को आनुवंशिकी का प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। यह मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक जो है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है, वह प्रमुख रूप से सर ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। फिर से दोहरा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा गया है। सीक्वेंस मिला लो केवल, आप यूं याद हो जाएंगे। देखो, मेंडल के जीवन परिचय में आया जन्म, मेंडल का जन्म सन 1822 में 22 जुलाई 1822 में 22 जुलाई एक माली परिवार के अंतर्गत इनके जन्म का कार्य हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने ब्रून के मठ में या ब्रून के चर्च में पादरी के पद पर तैनात हुए। अपनी खाली समय के अंतर्गत मेंडल जो थे वह मीठी मटर या उद्यान मटर के पौधों के मध्य में संकरण का कार्य कराते थे। 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद मेंडल ने प्रमुख रूप से अपने नियमों को प्रमुख रूप से प्राप्त करने का कार्य किया और अपने इन नियमों को इन्होंने सन 1865 में ब्रून शहर में चलने वाली एक छोटी सी पत्रिका द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित करने का क्या किया, कार्य किया। चूंकि दुर्भाग्यवश उस समय डार्विन के द्वारा दिया गया विकासवाद का जो मत था वह प्रमुख रूप से अत्यधिक प्रभावी था, जिसके कारण सारे वैज्ञानिकों का ध्यान प्रमुख रूप से इनकी तरफ आकर्षित हुआ। पाए जाने वाले प्रमुख रूप से इस नियम के कारण हुआ ये कि 35 वर्ष की अल्पायु के कारण जब इनका निधन हो गया तो मेंडल के जो नियम थे वह प्रमुख रूप से 16 वर्ष की उनकी मृत्यु के पश्चात प्रमुख रूप से ये नियम छिप गए और 16 वर्ष के बाद 3 वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डी व्रीज, शेरमार्क और कार्ल कोरेंस। इन्होंने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मेंडल के नियमों का पुनः किया अध्ययन किया और प्रमुख रूप से इनको मेंडलिज्म का क्या दिया, नाम दिया। इस प्रकार से प्रमुख रूप से सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर या मॉडर्न जेनेटिक्स के प्रमुख रूप से जनक के रूप में इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसी को प्रमुख रूप से मेंडल के जीवन परिचय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो विशेष तौर पे याद रखना है 2 चीजें, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, हेरिडिटी और जेनेटिक्स में अंतर होता है। छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने दिया। मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कौन है, आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई सन 1822 में हुआ। किस शहर में हुआ, चेकोस्लोवाकिया में हुआ। ये किस में जाकर किसके पद पर प्रमुख रूप से नियुक्त हुए, तो ब्रून शहर के एक मठ के अंतर्गत प्रमुख रूप से इन्होंने नियुक्त होने का क्या किया, कार्य किया। इन्होंने किस मटर के ऊपर अध्ययन का कार्य किया, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उद्यान मटर या मीठी मटर के ऊपर इन्होंने अध्ययन का क्या किया, कार्य किया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्होंने अपने नियम प्रमुख रूप से किस पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित करने का कार्य किया, तो ब्रून शहर में चलने वाली एक छोटी सी पत्रिका द एनुअल प्रोसीडिंग्स इन हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के अंतर्गत इन्होंने अपने प्रमुख रूप से सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। कितने उस समय पर किसका चलन था, अत्यधिक जो चलन था किसके नियम का था, डार्विन के नियम का था। 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। 16 वर्ष के बाद 3 वैज्ञानिक है, इनका विशेष तौर पर याद रखना है, तीनों वैज्ञानिक
हॉलैंड के आपके ह्यूगो ब्रीज थे, ऑस्ट्रिया के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके शेरमार्क और जर्मनी के आपके कार्ल लॉरेंस, इन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः क्या किया, अध्ययन किया और इसको किसका नाम दिया, मेंडलिज्म का क्या दिया, नाम दिया। इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें आपके सामने प्रमुख रूप से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आप इस वीडियो को प्रमुख रूप से बार बार देखिए, टॉपिक को याद करिए, इसी ट्रिक से अपनी छोटी छोटी भाषाओं में, अपनी भाषा में, मेरी भाषा मत लिखिएगा, आप अपनी भाषा में अपने नोट्स को प्रमुख रूप से तैयार करने का क्या करिए, कार्य करिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको मैं फिर से आपके सामने कल उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।